Good morning. Welcome to the next class of RCC. Today we'll discuss about losses in pre-stress. Basically in pre-stressed concrete applications, the most important variable is pre-stress. That is, pre-stressing force is the most important variable in the pre-stressed concrete applications. This pre-stressing force does not remain constant with time. It keeps on varying, and more importantly, it keeps on decreasing with time. This time is not only in days, this time is maybe in years or so. For example, creep or is a time dependent phenomena, and because of creep and other factors, the pre-stressing force that we applied to the concrete through the tendons keeps on decreasing. This pre-stressing force, even during pre-stressing of tendons and transfer of pre-stress, there is a drop of pre-stress from initial applied stress. That means that whenever we apply the pre-stressing force, just at the transfer, the pre-stressing force doesn't transfer full. Suppose we apply suppose 1000 Newton per mm square of pre-stressing stress, or suppose 1000 kilonewton of stress we apply in a concrete beam. We didn't get this 1000 kilonewton of force, pre-stressing force in the concrete, and we get a little less of this force. This may be because of many reasons like shrinkage of concrete, elastic shortening, and there are many losses. So the initial pre-stressing force that we apply may be more than the effective pre-stressing force that we get, and we need this effective pre-stressing force because that is the force that is exactly occurring, that is exactly compressing the concrete. So that is important for us. So we need to find these losses. Reduction of pre-stressing is nothing but the loss of pre-stress. So loss of, ये क्या होता है, जो loss of pre-stress है, reduction of pre-stressing force ही loss of pre-stress होता है. ठीक है. अब क्या है, the pre-stress loss in pre-stress is the difference between the initial pre-stress and the effective pre-stress. ठीक है. तो इनिशियल प्री-स्ट्रेस क्या होता है? इनिशियल प्री-स्ट्रेस जो हम प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स लगाते हैं टेंडेंस में, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टेंडेंस को हम जिस प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स से स्ट्रेच करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अगेन इलास्टिसिटी से ये उतने ही प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स से कंप्रेस करेगी कंक्रीट को, लेकिन उतने प्री फोर्स से नहीं करती है, कुछ अमाउंट ऑफ प्री-स्ट्रेस लॉस हो जाता है, और उसके बाद जो लॉसेस होने के बाद जो प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स बचता है उसी को इफेक्टिव प्री-स्ट्रेस फोर्स बोलते हैं. अब इस लॉस की वजह से इफेक्ट क्या होता है? इस लॉस की वजह से दो इफेक्ट होते हैं. एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर जो है वो कम होता है, या जो प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स जो पहले हमने ड्रीम किया था कि हम एम किया था कि फॉर एग्जाम्पल 1000 किलोन्यूटन का हम प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स लगाएंगे, लेकिन अगर सपोज 100 किलोन्यूटन का लॉस हो जाता है तो अभी हमें सिर्फ 900 किलोन्यूटन का प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स मिलेगा, और इससे स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर जो हो जाती है वो कम हो जाती है. दूसरी मेंबर सर्विसिबिलिटी है. सर्विसिबिलिटी मतलब हमको वैसे तो प्री-स्ट्रेसिंग में डिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि कम होता है, लेकिन फिर भी हमको डिफ्लेक्शंस, अगर प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स कम हो रहा है, डिफ्लेक्शंस, वाइब्रेशंस, क्रैकिंग्स, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं जब लॉसेस होते हैं. ठीक है. तो एज पर दिस लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होते हैं इमीडिएट लॉसेस, एक होते हैं टाइम डिपेंडेंट लॉसेस. इमीडिएट लॉसेस क्या होते हैं? इमीडिएट लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो जस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने टेंडेंस को स्ट्रेच किया, उसके बाद जब हम टेंडेंस को रिलीज़ करेंगे उस फोर्स से, तो वो अपनी कंक्रीट को कंप्रेस करेंगे, तो वो जो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र होता है उस टाइम पे जो लॉस होता है उसको बोलते हैं इमीडिएट लॉसेस दैट अकर ड्यूरिंग प्री-स्ट्रेसिंग ऑफ टेंडेंस एंड ट्रांसफर ऑफ प्री-स्ट्रेस टू कंक्रीट मेंबर. अब ये टाइम डिपेंडेंट लॉसेस क्या होते हैं? टाइम डिपेंडेंट लॉसेस वो होते हैं दैट अकर ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर. यानी पूरी सर्विस लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर है उस पर जो लॉसेस लगते हैं वो होते हैं टाइम डिपेंडेंट लॉसेस. उसमें क्रीप आता है, श्रिंकेज आता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील आता है. ठीक है. क्रीप ऑफ कंक्रीट आता है, श्रिंकेज दोनों का, कंक्रीट का और स्टील का. और इमीडिएट लॉसेज में आता है इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शन और एंगल स्लिप. इसको हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे लेटर. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल. मतलब अगर वही टाइप्स हैं, अगर उसको मटेरियल के बेसिस पे क्लासीफाई करें
तो इलास्टिक शॉर्टनिंग कंक्रीट की होती है, क्रीप कंक्रीट में होता है, श्रिंकेज कंक्रीट का, स्टील में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन लॉसेस बेसिकली होता है पोस्ट टेंशन में। इसमें क्या होता है कि इसको भी हम अगेन डिस्कस करेंगे। पोस्ट टेंशन कंक्रीट में जो फ्रिक्शन होता है टेंडेंस और डक्ट के बीच में, जो कंक्रीट का डक बनाते हैं उसमें जो हम उसको स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें जो होता है वो फ्रिक्शन लॉस होता है। अगेन एंकरेज स्लिप होते हैं, जो एंकर होते हैं उसमें से जो टेंडेंस होते हैं वो स्लिप कर जाते हैं, वो एंकरेज स्लिप लॉस होता है। और नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ स्टील होता है। अब ये जो सारे लॉसेस हैं वो मेथड्स पे डिपेंड करते हैं, यानी यहाँ मेथड कैसा है, प्री टेंशनिंग है या पोस्ट टेंशनिंग है। प्री टेंशनिंग सारे लॉसेस, ये ऐसा नहीं है कि ये सारे लॉसेस दोनों मेथड में लगेंगे। कुछ ऐसा होता है कि कुछ में प्री टेंशनिंग लगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मतलब पोस्ट टेंशनिंग में हो कुछ लॉसेस। फॉर एग्जांपल जो इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस है वो प्री टेंशनिंग में तो लगता है, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में भी लगता है, लेकिन केस में लगता है इफ़ ऑल द केबल्स आर साइमल्टेनियसली टेंशनड। मतलब अगर मान लीजिए 3 केबल्स टेंडेंस लगी हैं और तीनों की टेंडेंस को हम एक साथ स्ट्रेच करते हैं पोस्ट टेंशन में, तो इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम स्टेजेस में उसको स्ट्रेच करते हैं, स्टेजेस में स्ट्रेच करना मतलब पहले हमने एक टेंडन को स्ट्रेच किया, उसके बाद हमने उसको टाइटन कर दिया, उसके बाद हमने दूसरे टेंडन को स्ट्रेच किया, उसके बाद हमने उसको एंकर कर दिया, उसके बाद हमने तीसरे टेंडन को स्ट्रेच किया तो हमने एंकर कर दिया। तो पहले वाले के लिए तो नहीं लगेगा, लेकिन जो दूसरा हम टेंडन स्ट्रेच करेंगे तो उसके लिए पहले वाले में लॉस आ जाएगा। अगेन हम इसको जब इलास्टिक शॉर्टनिंग डिस्कस करेंगे तो अभी इसी आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में पढ़ लेंगे इलास्टिक और शॉर्टनिंग होता क्या है। दूसरा एंकरेज स्लिप। एंकरेज स्लिप प्री टेंशनिंग में नहीं होता है। कहाँ होता है? सिर्फ पोस्ट टेंशनिंग में होता है, क्योंकि प्री टेंशनिंग में हम एंकर्स लगाते नहीं हैं। हम एंकर्स कहाँ लगाते हैं? हम पोस्ट टेंशनिंग में लगाते हैं, क्योंकि उसमें डक्ट क्रिएट करते हैं और डक्ट के थ्रू उसका लोड ट्रांसफ़र होता है। और इसमें क्या होता है? एंकर लगाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एंड टू एंड वो होता है ना, डक लगाते हैं, वेजेस लगाते हैं, उससे नट बोल्ट से एंकर करते हैं। एंड प्री टेंशन में तो फ्रिक्शन वो हो जाता है, क्योंकि कंक्रीट को कास्ट कर देते हैं टेंडन के अराउंड, तो वो ग्रिप बना लेता है। अगेन फ्रिक्शन लॉस, यहाँ पे किस फ्रिक्शन की बात हो रही है? फ्रिक्शन बिटवीन डक्ट एंड जो एक डक्ट बनाते हैं पोस्ट टेंशन में, उसके अंदर टेंडन हम प्लेस करते हैं, उसमें जब हम टेंडन को अपना स्ट्रेच करते हैं तो जो फ्रिक्शन लेवल होता है उसकी बात हो रही है। तो वो कहाँ होता है? सिर्फ पोस्ट टेंशन में होता है। फ्रिक्शन लॉस प्री टेंशन में नहीं होता है, क्योंकि हम पहले से ही टेंडन को स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद जब उसके अराउंड कास्टिंग कर देते हैं, और जब स्ट्रेंथ अटेन कर लेता है तो हम उसको रिएक्ट कर देते हैं। उसमें फ्रिक्शन लॉस नहीं होता प्री टेंशनिंग में। अगेन क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ये दोनों में होता है, प्री टेंशनिंग में और पोस्ट टेंशनिंग में। अगेन रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ये भी दोनों में होता है, प्री टेंशनिंग में भी होता है और पोस्ट टेंशनिंग में भी होता है। इमीडिएट लॉसेस, अब बात करते हैं इमीडिएट लॉसेस। इसमें सबसे पहला आता है इलास्टिक शॉर्टनिंग। ठीक है, इलास्टिक शॉर्टनिंग होता क्या है? तो एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ द शॉर्टनिंग ऑफ द कंक्रीट मेंबर व्हेन द प्री-स्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड टू द कंक्रीट, द मेंबर शॉर्टन्स एंड द प्री-स्ट्रेसिंग स्टील ऑल्सो शॉर्टन्स इन इट एंड हेंस देयर इज अ लॉस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉर एग्जांपल ये एक कंक्रीट मेंबर है, इस कंक्रीट मेंबर में जब हम प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि हम ये जो कंक्रीट है, अब हमने इसको इसमें क्या किया? हमने स्ट्रेच किया फॉर एग्जांपल टेंडन को। फिर टेंडन को जब हम रिलीज़ करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ रिलीजिंग हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फुल ट्रांसफ़र ऑफ हो जाए। मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर से फोर्स से खींचा है टेंडन को, तो अगेन इसी तरह उतना ही 1000 किलोमीटर का कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। लेकिन वो तब होगा जब ये कंक्रीट जो है वो अपनी उसी पोजीशन पे बना रहे। लेकिन क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट में क्या आ जाता है? कंप्रेशन आ जाता है। यानी कंक्रीट जो है उसमें थोड़ा सा कंप्रेशन आ जाता है, और ये जो कंप्रेशन होता है ये क्या कर देता है? टेंडन को ये लॉस कर देता है, इसकी वजह से लॉस हो जाता है, और इसकी वजह से टेंडन की जो लेंथ है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। क्योंकि ये अगर अपनी पोजीशन पे ही रहता तो उतना ही होता है, लेकिन ये क्या है? कंक्रीट में हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो उसमें नॉर्मल है कंट्रैक्शन आएगा। तो ये जो कंट्रैक्शन आ रहा है इसकी वजह से जितना हम लगाते हैं फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर का फोर्स, उतना लग नहीं पाता और थोड़ा लॉस हो जाता है। ये होता है लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। ठीक है, तो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इन प्री टेंशन अलग होता है और पोस्ट टेंशन अलग होता है। प्री टेंशनिंग में तो हम एक साथ ही मीन्स हमने
हमने कंप्रेशन किया और एक साथ ही हमने उसको करा, ठीक है। तो प्री टेंशनिंग में ये लॉसेस होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि जब हम कंक्रीट को कंप्रेस करते हैं तो कंक्रीट भी श्रिंक हो जाता है और उसकी वजह से उसमें भी लॉस होता है। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, इलास्टिक शॉर्टनिंग एट पोस्ट टेंशनिंग, if there is only one tendon there is no loss because the applied pre-stress is recorded after the elastic shortening of the member। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट टेंशनिंग में मतलब क्या होता है कि इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉस नहीं होता है अगर सिर्फ एक टेंडन है या जितने भी टेंडेंस हैं, अगर हम सारी टेंडेंस को एक साथ स्ट्रेच करते हैं तो भी इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉस नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं कैसे। ये एक फॉर एग्जांपल एक कास्टिंग बेड है, इसमें हम टेंडन लगा रखते हैं, इधर से हम एंकर कर देते हैं, इधर से हम पुलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रेशर गॉज होती है, उसके हम देखते रहते हैं कितना हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें जब हम इसको प्रेशर लगाते हैं और इसमें चेक करते हैं तो जिस पॉइंट पे हम प्रेशर लगा, फॉर एग्जांपल हमने फोर्स लगाया 1000 किलोमीटर का, तो हम इसी टाइम पे इसका जो वो होता है, इसकी इलास्टिक शॉर्टनिंग इसी टाइम पे हो जाती है और जितना भी कंप्रेशन होता है वो इसी टाइम पे हो जाता है। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें 1000 किलोमीटर का लोड लगाया तो इसमें वो काउंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये जब हम जैकिंग एक साथ करते हैं तो ये जो इसका कंक्रीट को कम भी होना होता है वो इसके साथ ही हो जाता है। इस वजह से इसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होती, मतलब होती है इसकी, लेकिन वो क्योंकि हम मेजर जो कर रहे हैं प्रेशर उसके बाद मेजर कर रहे हैं, उसकी वजह से लॉस नहीं होता है इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से। लेकिन ये लॉस कब होगा, ये लॉस तब होता है जब हम 1 बाय 1 करें, मतलब एक टेंडन को हम कंप्रेस कर लेंगे, एक टेंडन में फोर्स टच करेंगे तो फिर हम रिकॉर्ड करेंगे तो ठीक है, उस टेंडन की वजह से नहीं होगा क्योंकि पहले से ही हो गया। लेकिन हम दूसरी टेंडन को हम उसमें प्रेशर लगाएंगे तो पहली टेंडन जो पहले से ही फोर्स लगा रही है बीम पे, उसमें क्या आएगा, उसमें फिर रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसी तरह तीसरी टेंडन में जब हम स्ट्रेस लगाएंगे तो पहली और दूसरी में रिलैक्सेशन आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम फॉर मोर देन वन टेंडेंस, इफ द टेंडेंस आर स्ट्रेच सीक्वेंशियली there is a loss in tendon during subsequent stretching of the other tendons। तो इससे ही बोलते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग एंड पोस्ट टेंशन मेंबर्स। और पोस्ट टेंशन में इलास्टिक शॉर्टनिंग अगर एक साथ हम टेंडेंस को वो कर रहे हैं तो नहीं होगी, अगर सब्सिक्वेंशली कर रहे हैं तभी होगी, और उसका एक फॉर्मूला होता है, उससे हम निकालते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है या कैलकुलेट कैसे करते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग is quantified by the drop in pre-stress in a tendon due to change in strain in the tendon, ठीक है। तो जो भी लॉस होगा वो किसकी वजह से होगा, जो टेंडन है उसमें जो स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, उसकी वजह से लॉस होगा। अब जो टेंडन का स्ट्रेन है वो बराबर होता है जितना स्ट्रेन इन कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट और टेंडन जो है वो साथ में कास्ट हुई है, साथ सेम लेंथ की है, तो जितना कंक्रीट टेंडन में स्ट्रेन आएगा उतना ही स्ट्रेन कितने आएगा, कंक्रीट में आएगा एट द लेवल ऑफ टेंडेंस, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि चेंज इन स्ट्रेन इन टेंडन इज इक्वल टू द चेंज इन स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन, यानी टेंडन के लेवल पे ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। तो स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन हमें निकालना होता है कि स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन इज कैलकुलेटेड from the stress in concrete FC at the same level due to pre-stressing force, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रेन इन टेंडन के पे डिपेंड करता है और उससे हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेन इन टेंडन क्या किसके बराबर होगा, क्योंकि टेंडन और कंक्रीट एक साथ हैं, तो स्ट्रेन इन टेंडन शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेन इन कंक्रीट। अब हमें स्ट्रेन इन कंक्रीट निकालना है, तो स्ट्रेन इन कंक्रीट हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस इन कंक्रीट से निकालेंगे। तो स्ट्रेस इन कंक्रीट कहाँ पे, एट द लेवल ऑफ स्टील, यानी जहाँ पे टेंडन प्रेजेंट है वहाँ पे जो स्ट्रेस इन कंक्रीट है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है और यहाँ पे हम टेंडन लगा रहे हैं, और हमने देखा था कि इस हिसाब से हमने जो इससे पहले केसेस पढ़े थे उसमें इस तरह से हम स्ट्रेसेस निकालते थे, P/A निकालते थे। फिर अगर इसेंट्रिक के वो होता है प्री स्ट्रेसिंग इसेंट्रिक लगती है तो इसके लिए PE/Z होता था। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे टेंडन प्रेजेंट है वहाँ पे हमें स्ट्रेस निकालना होगा, और वो वैल्यू जो स्ट्रेस की होगी
वही होगी स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ क्या एट यहाँ पे जो FC होगा वो इसके बराबर होगा, यानी स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ इज कैलकुलेटेड स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द सेम लेवल ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स। यहाँ पे जो वो स्ट्रेन इन कंक्रीट है वो FC अपॉन EC है। यहाँ पे FC क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन है। ठीक है, तो यहाँ से अगेन स्ट्रेस इन स्टील क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन स्टील हो जाएगा वही स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन होता है, तो FS इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन ES। इसमें एप्सिला की वैल्यू रख देंगे, स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो स्ट्रेस इन स्टील बराबर है एप्सिला यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू एप्सिला, यानी स्ट्रेन बराबर है दोनों का, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन 1 वी गेट स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इनटू ES। अब ये ES अपॉन EC हमको पता है क्या होता है, मॉडुलर रेशियो होता है, तो लॉस इन प्रीस्ट्रेस कितना हो गया, लॉस इन प्रीस्ट्रेस हो गया M इंटू FC। ये बेसिकली कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी कोड में प्रीस्ट्रेस के कोड में भी दिए होते हैं। अब वो प्रीस्ट्रेस का कोड बेसिकली मतलब डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो बेटर है इस बार हम प्रीस्ट्रेस का कोड नहीं रेफर करते, हम डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं लॉसेस के लिए, कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलेज हैं और कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो लॉसेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग जो होता है वो हम कैसे करेंगे, M इंटू FC कर देंगे। M है यहाँ पे मॉडुलर रेशियो, FC है स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, आपको कैलकुलेट करना होगा। ये हम जब नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लॉस आता है आपका एंकरेज स्लिप की वजह से। तो ये एंकर स्लिप क्या होता है, एंकर स्लिप बेसिकली जो पोस्ट टेंशन, अगेन प्रीस टेंशन में तो एंकर लगाते नहीं हैं, तो ये जो एंकर स्लिप की वजह से लॉस आता है ये कहाँ होगा, ये पोस्ट टेंशनिंग में ही आता है। ये बेसिकली इन मोस्ट पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम्स व्हेन द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जैकिंग फ्रॉम द जैक टू द एंकर एंड्स द वेजेस स्लिप ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब हम जब जैकिंग लगाते हैं तो जो वेजेस हैं वो स्लिप कर जाते हैं। दूसरा जो एंकर ब्लॉक्स हैं वो भी सेटल हो जाते हैं, थोड़ा कंक्रीट में थोड़ा अंदर दब जाते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा लॉस होता है। और तीसरा क्या है, जो वायर है वो भी स्लिप हो जाता है। तो ऑल टुगेदर इन तीनों की वजह से जो इसको हम टोटल इफ डेल्टा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लिप, मतलब अगर डेल्टा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लिप है और P इज द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इन द केबल है, अगर हम P प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स से इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, और अगर ES इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, और A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द केबल है, L इज द लेंथ ऑफ द केबल है, तो हमारा जो लॉस ड्यू टू एंकर स्लिप होगा वो PL अपॉन AES होगा। यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे P है प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, L क्या है लेंथ ऑफ द केबल, E क्या है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द केबल। ठीक है, तो ये होता है पूरा केबल लॉस इन प्रीस्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू एंकर स्लिप, इस फॉर्मूले से होता है। ये फॉर्मूला अगेन आपको बाय हार्ट करना होगा, और इस फॉर्मूले से हम लॉस इन प्रीस्ट्रेस ड्यू टू निकालते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं इसमें आपको याद करनी होगी। ठीक है, फॉर्मूलेज तो आपको नॉर्मल याद करने होंगे। अब आते हैं लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। अगेन एंकरेज जो लॉस होता है वो किसके लिए होता है, वो प्री टेंशन के लिए नहीं, सिर्फ पोस्ट टेंशन के लिए होता है। और अगर हमारे क्वेश्चन में भी पहले से दिया होगा प्री टेंशन के लिए निकालना है या पोस्ट टेंशन के लिए बीम होगी, उसके लिए हमें फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस करने होंगे। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, उससे हम समझ लेंगे। नेक्स्ट है फ्रिक्शन लॉस। द फ्रिक्शन जनरेटेड एट द इंटरफेस ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कर्व टेंडन इन अ पोस्ट टेंशन मेंबर। बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है, पोस्ट टेंशन मेंबर। फ्रिक्शन लॉस कहाँ आते हैं, पोस्ट टेंशन मेंबर। फ्रिक्शन जनरेटेड एट द इंटरफेस ऑफ कंक्रीट एंड स्टील ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कर्व टेंडन। मतलब अगर जैसे ना एक बीम होती थी हमारी, है ना, अब हमने पढ़ा था ये जो एक बीम होती थी, इसमें जो पोस्ट टेंशन में इसमें हम प्रीस्ट्रेसिंग इसेंट्रिसिटी भी करते थे। अब इसेंट्रिसिटी पे आप पैराबोलिक भी कर सकते हैं, आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, है ना। हम इसेंट्रिसिटी नॉर्मल हम इस एक इसेंट्रिक पोजीशन पे लगाते थे, वरना आप पैराबोलिक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट करेंगे तो बेसिकली क्या है, सिर्फ स्ट्रेचिंग की इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर हम पैराबोलिक करते हैं तो उसके वॉबल का भी ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, उसमें कर्वेचर का भी फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो इट अकर्स इन पोस्ट टेंशन मेंबर्स, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन डज नॉट अकर इन प्री टेंशन मेंबर्स बिकॉज देयर इज नो कंक्रीट ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग। मतलब जब स्ट्रेच कर रहे होते हैं तब उसके आसपास कंक्रीट नहीं होता है, तो जो फ्रिक्शन का लॉस है वो खाली कहाँ आएगा, वो पोस्ट टेंशन मेंबर्स में आएगा।
फ्रिक्शन लॉस इज द समेशन ऑफ, फ्रिक्शन लॉस समेशन होता है किसका, फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू लेंथ इफेक्ट। लेंथ इफेक्ट कब होगा, जब लीनियर होगा, जब प्रोफाइल केबल हमारी कैसी होगी, लीनियर होगी। तो प्रोफाइल केबल इज लीनियर, द लॉस विल बी ड्यू टू स्ट्रेटनिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ द केबल्स। फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट, कर्वेचर इफेक्ट कब होगा, जब हमारी जो प्रोफाइल होगी वो कैसा होगी, कर्व होगी। So if the profile is curved, there will be a loss and stress due to friction between tendon and the duct or between the tendon themselves. Okay, so जब कर्व होगी तो लॉस होगा कर्वेचर की वजह से भी और स्ट्रेटनिंग की वजह से भी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, उसको देखने से पहले एक बार देख लेते हैं। सिंपल सा डायग्राम है, ये डक्ट है, यहाँ टेंडन है, ये स्टैंड है। स्टैंड अगेन बोला 3 वायर्स या 3 से 4 वायर्स को, थिन वायर्स के ग्रुप को स्टैंड बोलते हैं, और 7 वायर्स के स्टैंड को, 7 ग्रुप के स्टैंड को एक टेंडन बोलते हैं। तो अगेन ये टेंडन है, वो स्टैंड है। तो डक्ट है, अगर स्ट्रेट डक्ट है तो ये एक बता रहा है कि ये सिंपल स्ट्रेट इसेंट्रिसिटी या नॉर्मल सेंटर पे है, तो ये फ्रिक्शन बिटवीन स्टैंड एंड डक्ट है, इस तरह से रहेगा। और ये अगर यहाँ पे क्या है, वॉबल या कर्वेचर इफेक्ट्स कब आते हैं, जब हम पैराबोलिक या किसी शेप में लगाते हैं, तो ये जो फ्रिक्शन, इसकी वजह से जो फ्रिक्शन आएगा वो वॉबल और कर्वेचर इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लगते हैं इन एडिशन टू इट। अब ये निकालते कैसे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स Px at any distance x from the tensioning and as follows by an exponential function at of the type E। अभी जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट एनी एक्स फ्रॉम द टेंशनिंग एंड। अब 2 एंड होते हैं, एक तो एंकर एंड होता है, एक तो टेंशनिंग एंड होता है। एक एंकर एंड जहाँ पे हम एंकर कर देते हैं, और दूसरा एंड होता है जैसे हम टेंशनिंग करते हैं। तो जो टेंशनिंग एंड होता है वहाँ पे जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और धीरे 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 करके कम होता रहता है। ठीक है, तो इस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी एक्स को हम एक फॉर्मूले से, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू पी नॉट ई पर माइनस म्यू अल्फा प्लस के एक्स। पी नॉट क्या होता है, पी नॉट इज द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट द जैकिंग एंड, यानी जैकिंग एंड पे जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है वो होता है। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द केबल एंड द डक्ट। अब ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी होंगी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द केबल एंड डक्ट कितना है। अल्फा क्या है, अल्फा इज द क्यूमुलेटिव एंगल इन रेडियंस through which the tangent to the cable profile has turned between any 2 points into consideration। मतलब ये जो एंगल होता है between radians through the tangent, यानी ये जो एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, जिससे ये टर्न किया गया है, इन दोनों का क्यूमुलेटिव एंगल मतलब सम। ठीक है, और दूसरा क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये अगेन के की वैल्यू है, ये वैल्यू दी होगी। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी एक्स निकाल लेंगे, पी नॉट ई पावर माइनस म्यू अल्फा प्लस के अल्फा। ठीक है, तो यही होता है प्री स्ट्रेसिंग लॉस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइम। अगेन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको बेहतर समझ पाएंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। तीसरा आता है हमारा टाइम डिपेंडेंट लॉस। टाइम डिपेंडेंट लॉस क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट लॉस अगेन ये अब तक तो हम जो पढ़ रहे थे ये हमारे इमीडिएट लॉसेस थे। टाइम डिपेंडेंस लॉस होता है बिकॉज ऑफ क्रीप इन कॉन्क्रीट, बिकॉज ऑफ श्रिंकेज इन कॉन्क्रीट, बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। तो द कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। ठीक है, अब ये क्रीप ऑफ कंक्रीट होता क्या है, एज की वजह से, अप्लाइड स्ट्रेस लेवल, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप ऑफ कंक्रीट जो है वो एज ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है, अप्लाइड स्ट्रेस लेवल, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंटेन कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, कैलकुलेटिंग ऑफ लॉस ड्यू टू क्रीप। तो क्या है, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ, बेसिकली क्या है, स्ट्रेस की बात होती है ना। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है, या आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना। तो स्ट्रेस की बात हो रही है तो हर फॉर्मूले में क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन इनटू मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील से होगा। बेसिकली हमको ये ई निकालना, स्ट्रेन पता होना चाहिए ना। तो इसमें कहता है हर में ये स्ट्रेन होगी। तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस क्रीप इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो स्ट्रेस की बात हो रही है तो हमेशा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉस निकाल लें हम लोग। लॉस तो सिग्मा से होगा क्योंकि स्ट्रेस निकाल लें इज इक्वल टू ई एस, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील का लॉस निकाल लें इंटू एप्सिलॉन सी या अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। अब ये तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन होता है, कैसे निकालते हैं या क्या किस पे डिपेंड करता है, ये अगेन एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन में बी एस्टिमेटेड एज
क्रीप कोफिशिएंट इनटू इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन, यानी इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन कितना है और इनटू क्रीप कोफिशिएंट। अब ये क्रीप कोफिशिएंट अगेन आपको आईए स्कोर में प्लीज टेस्ट के मिल जाएगा 1343, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसकी क्या होता है, ये डिपेंड करता है एज ऑफ लोडिंग पे, मतलब ज़्यादा होगा अगर एज ऑफ लोडिंग 7 है तो क्रीप कोफिशिएंट 2.2 है, अगर एज ऑफ लोडिंग 28 डेज है तो क्रीप कोफिशिएंट 1.6 है, अगर 1 ईयर है तो क्रीप कोफिशिएंट कितना है 1.6 है। तो लॉसेस ड्यू टू क्रीप किस पे डिपेंड करता है, क्रीप कोफिशिएंट इनटू इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन। इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, यानी वही स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ये भी वही है एफसी स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। तो लॉस इन क्रीप क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इनटू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या है, क्रीप कोफिशिएंट इनटू इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन। तो ES इंटू फाई क्रीप कोफिशिएंट इनटू FC बाय EC यानी इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे ES अपॉन EC क्या है, अगेन मॉडुलर रेशियो में हो गया। तो लॉस ड्यू टू क्रीप इन कंक्रीट कितना है, M फाई इंटू FC। यहाँ पे M क्या है मॉडुलर रेशियो, फाई क्या है क्रीप कोफिशिएंट, FC क्या है नॉर्मल स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। यहाँ पे फाई होता है क्रीप कोफिशिएंट। अगर फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तो वो यूज़ करेंगे, अगर फाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है और एज ऑफ लोडिंग दिया हुआ है तो इस टेबल से फाई की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज कैलकुलेशन ड्यू टू क्रीप, ठीक है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की। अगेन ये जो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट है ये टाइम डिपेंडेंट लॉस है, यानी टाइम के साथ साथ ये वैरी करता रहता है, ठीक है। श्रिंकेज अगेन वही कि कोई भी चीज़ है उसको हम वेट करेंगे, जब वो ड्राई होती है तो वो श्रिंक करता है। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ है, हमारे कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, उसको हम जब धुलते हैं या वॉश करते हैं तो जब उसको सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, सूखने पे वो श्रिंक कर जाता है। इसी तरह कंक्रीट के साथ भी होता है कि वो श्रिंक कर जाता है। इट इज डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। Due to the shrinkage of concrete, the pre-stress in the tendon is reduced with time. Again, वही है सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिला इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अब यहाँ पे ये तो कॉमन रहेगा, यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है श्रिंकेज स्ट्रेन। यहाँ पे अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन था, यहाँ पे क्या है श्रिंकेज स्ट्रेन। So where ES is the young modulus elasticity of steel and ESH is the shrinkage strain. अब ये जो एप्सिला SH होता है श्रिंकेज, इसकी वैल्यू भी फिक्स कर दी गई है। अगेन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो वैल्यू लेंगे, वरना आप इसको याद कर लीजिए। श्रिंकेज स्ट्रेन जो होता है 0.003 फॉर प्री टेंशनिंग होता है और एप्सिला H फॉर पोस्ट टेंशनिंग होता है 0.0002 अपॉन लॉग टू द बेस 10 T+2। तो यहाँ पे इस टेबल से हम श्रिंकेज स्ट्रेन निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे ES के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे T क्या है, यहाँ T है एज ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर इन डेज। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे हम कंक्रीट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस टाइम पे जो टेंडन को रिलीज़ कर रहे हैं, तो एज ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफ़र इन डेज, मतलब कास्टिंग के बाद एज ऑफ कंक्रीट कितना है जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो भी डेज में पुट करना पड़ेगा, तभी हमको करेक्ट वैल्यू ऑफ ESH मिलेगा। वो वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो हमें लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमारा है बहुत आसान, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। ये भी एक टाइम डिपेंडेंट लॉस है और ये रिलैक्सेशन ऑफ स्टील जो होता है, relaxation is a reduction in stress with time at a constant strain. Decrease in the stress is due to the fact that some of the initial elastic strain is transformed into inelastic strain under constant strain. Percentage of relaxation varies from 1 to 5%. मतलब जो पहले इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेन जो था, हम जानते हैं ना इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है वो मतलब बैक हो जाता है, वापस आता है। लेकिन क्या होता है कि रिलैक्सेशन की वजह से जो पहले इलास्टिक स्ट्रेन था वो कन्वर्ट हो जाता है इन इलास्टिक स्ट्रेन में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो हो जाता है रिलैक्सेशन हो जाता है। ये अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आप जो मेंशन हो वो ले लीजिए, आप नहीं दिया है तो 1 से 5% के बीच में हम जो भी है एज्यूमिंग करके ले सकते हैं। नॉर्मली हम 5% लेते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील ड्यू टू
रिलैक्सेशन ऑफ लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस। अब क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस हम पहले बता चुके हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम यही वो स्ट्रेस होता है जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। क्योंकि इनिशियल स्ट्रेस तो हमने वो स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल 1000 किलोन्यूटन से हमने फोर्स को लगाया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जितना लगाते हैं उसमें लॉसेज होता है। तो अगेन इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया था, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू इनिशियल स्ट्रेस माइनस लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। तो लॉसेज डिपेंड्स ऑन द टेंशनिंग सिस्टम। जो ये लॉसेज होते हैं ये टेंशनिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमें जो टोटल लॉसेज निकालने पड़ेंगे वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा प्री टेंशनिंग हो रही है या पोस्ट टेंशनिंग हो रही है, क्योंकि हर लॉस हर में नहीं होता है, ठीक है। तो टोटल प्री टेंशन लॉस क्या होगा, क्रीप की वजह से होगा, इलास्टिक शॉर्टनिंग होगी, श्रिंकेज होगा, स्टील रिलैक्सेशन होगा। और टोटल पोस्ट टेंशन में क्या होगा, लॉस ड्यू टू क्रीप होगा, इलास्टिक शॉर्टनिंग भी होगी अगर स्टेजेस में हो रहा होगा, अगर स्टेजेस में नहीं हो रहा होगा इलास्टिक शॉर्टनिंग भी नहीं होगी पोस्ट टेंशन में। और दूसरा श्रिंकेज, स्टील रिलैक्सेशन तो इसमें भी होगा। इसमें दो और लॉसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू एंकर स्लिप और फ्रिक्शन। इसका भी हमने फॉर्मूला बताया है, उसी तरह निकालेंगे। एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम of size 150 mm wide and 300 mm deep is simply supported over a span of 18 meter. It is provided with 10 wires of 5 mm diameter pre-stressed to 1000 Newton per mm square and located at an eccentricity of 75 mm. Estimate the percentage loss of pre-stress due to various cases. तो हमें परसेंटेज लॉस निकालना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पोस्ट टेंशन है, प्री टेंशन है। तो ये क्या है, एक प्री टेंशन मेंबर है, प्री टेंशन मेंबर है, ठीक है। इसकी साइज़ कितनी है प्री टेंशन मेंबर की, इसकी साइज़ है बी है हमारी 150 mm दे रखा है, ठीक है। उसके साथ हमें क्या देखा है, डी दे रखा है, डी दे रखा है हमारा 300 mm। और क्या दे रखा है, स्पैन दे रखा है एल, एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है 18 मीटर का, ठीक है। गिवन चीज़ें लिख देते हैं। अब और क्या दे रखा है, 5 वायर्स, 10 वायर्स हैं, 10 वायर्स ऑफ 5 mm 5 पतले वायर्स होते हैं। तो इससे हम एरिया ऑफ टेंडन निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ टेंडन क्या होता है, 5/4 है ना, वही 5/4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 10 लग रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो एक बार हम कैलकुलेट भी कर देते हैं, ये कि एरिया कितना आ रहा है, ये आ रहा है 196.34 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ टेंडन आ गया, ठीक है। अब क्या है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस बेसिकली क्या है, प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये है हमारा प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस है 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की बात करें, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या होगा, अगेन स्ट्रेस है 1000, एरिया ऑफ स्टील है कितना 196.34, तो स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया यानी 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर इनटू अगेन कितना 196.34, तो कितना हो जाएगा 196.34 इंटू 1000 कर दें डायरेक्ट 196 किलो न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हो जाएगा, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पे लग रहा है, ठीक है। और कुछ पता करना है, और एरिया ऑफ कंक्रीट भी पता कर सकते हैं कि एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट 150 इंटू 300, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना आता है 45 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया, ठीक है। तो अब हम अगर हम बात करें सबसे पहले लॉस की, तो सबसे पहला क्या लॉस होता है, क्रीप ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो सबसे पहला लॉस मान लीजिए अगर हम बात करें क्रीप ऑफ कंक्रीट की, तो लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या होता है, लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट होता है m इंटू 5 इंटू FC, ठीक है। ये हमने पढ़ा है m इंटू 5 इंटू FC, m इंटू 5 इंटू
एफ सी। यहाँ पे एम क्या होता है, एम होता है मॉड्यूलर रेशियो। फाई क्या होता है, फाई होता है क्रीप कोफिशिएंट। एफ सी क्या होता है, एफ सी स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील होता है। तो एम क्या है, एम है यहाँ पे, एम है यहाँ पे ई एस बाय ई सी। ठीक है, एम क्या होता है, ई एस बाय ई सी। अब ई एस कितना दिया हुआ है, ई एस यहाँ पे दिया हुआ है 210 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ई सी कितना दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ है 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट सेम है तो हम इसको यूनिट में बदलना नहीं पड़ेगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है, ई एस बाई ई सी, ई एस बाई ई सी आ रहा है 6। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। फाई अगेन आपका क्रीप कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.6। उनको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू 1.6 दी हुई है। एफ सी क्या है, एफ सी है स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। अब ये जो एफ सी है ये हमको कैलकुलेट करना होगा। ये कैसे होता है, ये हमने पढ़ा है कि एक सेक्शन होता है इस तरह का, ठीक है, तो इसमें ये होता है पी बाई ए। ठीक है, ये पी बाई ए होता है। अगर ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो ये पी बाई ए होता है। और इसमें प्लस, क्योंकि इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है तो एक इस तरह सा एक प्री स्ट्रेसिंग फोर्स भी होगा। अब ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो होगा इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं इस, ठीक है। और यहाँ पे हमने m की वैल्यू भी लिख देते हैं। m है आपका, m कितना है, m है आपका मॉड्यूलर रेशियो 6। फाई कितना है, फाई है हमारा 1.6 क्रीप कोफिशिएंट। एफसी की बात कर रहे थे, एफसी है स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। अगर हमारा इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन की साइज़ कितनी है थी, क्रॉस सेक्शन की साइज़ है 150 mm और 300 mm। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द केबल, इससे केबल कितनी इसेंट्रिसिटी थी, 75 mm की इसेंट्रिसिटी पे लग रहा था। तो यहाँ मान लीजिए एक केबल एक साथ हमने बता दिया है, इसकी जो इसेंट्रिसिटी है कितनी है, 75 mm है। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले तो P बाई ए कंप्रेसिव फोर्स लगता था, और यहाँ पे क्या होता था, आई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये होता है P बाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे Z तो नहीं लगा सकते क्योंकि एंड फाइबर्स पे नहीं निकालना है, हमको एक पर्टिकुलर इस सेक्शन पे निकालना है, यानी जहाँ पे टेंडन प्रेजेंट है, जहाँ पे टेंडन प्रेजेंट है वहाँ पे स्ट्रेस निकालना है। तो वहाँ पे स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और वहाँ पे स्ट्रेस निकालने के लिए हम I बाय वाई कर लेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस अगेन वही डिस्टेंस है, यानी I बाय वाई, इससे निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस अगेन किसके बराबर है, y किसके बराबर है, y बराबर है इसेंट्रिसिटी के। तो ये जो FC है, FC को हम कैलकुलेट कर सकते हैं P बाई ए प्लस पी ई अपॉन आई इंटू ई से। अब यहाँ पे P हमको क्या है, P हम निकाल चुके हैं। P अगर हम लास्ट क्वेश्चन में देखें तो मतलब P हमने कितना निकाला, P हमने यहाँ पे P हम निकाल चुके हैं। P यहाँ पे कितना है 196.34 किलो न्यूटन। ठीक है, तो P हम यहाँ पे भी वही रख देंगे 196.34 इंटू यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट करना है तो 10/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए कितना है, ए आया था हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे होता है। तो ऊपर देख लेते हैं ए कितना है, ए है हमारा यहाँ पे, ए है हमारा 45,000 mm स्क्वायर। तो वही लिख देते हैं हम इसको 45,000 mm स्क्वायर, 45,000 mm स्क्वायर प्लस P अगेन वही 196.34 इंटू 10⁻³ इंटू इसेंट्रिसिटी आपकी 75 है, तो 75 अपॉन आई। आई आपा का होता है कि हमने पढ़ा है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आई कितना होता है, BD3/12 होता है। ठीक है, तो B आपको पता है, B कितना है 150 इंटू D पता है, D कितना है, D है हमारा 300, तो BD3/12। इसको हम अलग से निकाल लेते हैं और ये अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आता है 337.5 इंटू 10⁻6 mm स्क्वायर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आई की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 337.5 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इससे हम जो FC कैलकुलेट करते हैं वो हमारा FC आता है 7.636 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए मेड हमारा ये हमने FC निकाल लिया, स्ट्रेस इन कंक्रीट
एट द लेवल ऑफ स्टील। तो हमारा FCB आ गया, जो हमारा कंक्रीट है उसके लिए हमारा FCB आ गया 7.3636। ठीक है, तो हमें सब चीज़ आ गया। अब नॉर्मल हम क्रीप कोफिशिएंट निकालते, क्रीप की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लॉस ड्यू टू क्रीप कितना हो जाएगा, ड्यू टू क्रीप की वजह से लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा m इंटू 5 इंटू FC। यहाँ पे m कितना है, m है आपका 6 इंटू 1.6 इंटू 7.636। तो हमारा आ गया कितना 73.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्रीप लॉस की वजह से कितना आंसर आ रहा है, इतना लॉस होगा क्रीप की वजह से। अब नेक्स्ट बात है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। तो श्रिंकेज की वजह से लॉस क्या होता है, अगेन श्रिंकेज की वजह से लॉस होगा ES इंटू श्रिंकेज स्ट्रेन। ठीक है, ES इंटू श्रिंकेज स्ट्रेन। अब ES हमको पता है कितना दिया हुआ है, 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब अब न्यूटन पे mm स्क्वायर में निकालेंगे तो उससे निकाल देंगे। अब यहाँ पे श्रिंकेज स्ट्रेन दिया हुआ है, इसमें श्रिंकेज स्ट्रेन दिया नहीं हुआ है, तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि प्री टेंशनिंग हो रही है। प्री टेंशनिंग के लिए कितना था, प्री टेंशनिंग के लिए 0.0003 था। ठीक है, प्री टेंशनिंग के लिए हमने, अगर हम पहले जाके देख लें, प्री टेंशनिंग के लिए हमने कितना लॉस लिया था, प्री टेंशनिंग के लिए हमें कितना है 0.003 लेना है। तो हम नॉर्मल यहाँ पे भी प्री टेंशनिंग के लिए ले लेंगे 0.003। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0003 से। तो 0.003 से कितना लॉस आ रहा है, 73.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो लॉस ड्यू टू श्रिंकेज हो गया 73.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 73 नहीं, वो तो आ रहा है उसके लिए, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ स्टील आ गया हमारा 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बात करते हैं लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन। ठीक है, तो लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है 5%। तो 5% हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 5% कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू इनिशियल प्रीस्ट्रेस हम कितना लगा रहे हैं, इनिशियल प्रीस्ट्रेस हम 1000 लगा रहे हैं। तो 5 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो लॉस ड्यू टू हमारा रिलैक्सेशन भी आ गया 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे लिए लास्ट है, हमने रिलैक्सेशन निकाल लिया, हमने श्रिंकेज निकाल लिया, हमने क्रीप भी निकाल लिया। अब हमारे लिए क्या है, इलास्टिक शॉर्टनिंग, यानी इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से क्या लॉस आ रहा है। ठीक है, इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग से सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिक शॉर्टनिंग का फॉर्मूला होता है m इंटू FC। मॉडुलर रेशियो हमने पहले भी निकाल चुके हैं 6, FC की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 7.636। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 45.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्या लॉस लगेगा इसमें, और कोई लॉस, क्योंकि प्री टेंशन की बात है, प्री टेंशन में एंकर स्लिप लगता नहीं है। ठीक है, और प्री टेंशन में और क्या नहीं लगता, प्री टेंशन में फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारे सारे लॉस हो गए, इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से हो गया, रिलैक्सेशन की वजह से हो गया, श्रिंकेज की वजह से हो गया, और क्रीप की वजह से भी हो गया। ठीक है, क्रीप की वजह से हमारा कितना लॉस आया था, क्रीप की वजह से हमारा लॉस आया था 73.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम अब क्या करेंगे, हम टोटल लॉस निकाल लेंगे, टोटल लॉस बिकॉज ऑफ ऑल। तो 73.3 प्लस 63 प्लस 50 प्लस 45.8। अब इसको टोटल कर लीजिए सबको। कितना आ रहा है 232.1। तो यही है टोटल लॉस इन प्री टेंशन कंप्रेशन
प्री स्ट्रेस मेंबर्स, ठीक है, टोटल लॉस आ रहा है, ठीक है। तो हमें यही नहीं रुकना, हमें क्या निकालना होता है, हमें बेसिकली परसेंटेज लॉस निकालना होता है कि परसेंट कितना लॉस आ रहा है। तो टोटल परसेंटेज लॉस के लिए हमें टोटल लॉस पता है इनटू इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग, कितनी थी, इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग 1000 की थी, ठीक है, तो इनटू 100। तो इनिशियल टोटल परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, टोटल परसेंटेज हो जाएगा 23.21%, ठीक है। तो टोटल परसेंटेज लॉस आ गया आपका 23.21%, ठीक है। अब आपके लिए एक DHA क्वेश्चन है ये, अ पोस्ट टेंशन कंक्रीट बीम spanning 10 meter having a cross section 200 mm wide and 300 mm deep is pre-stressed with a straight cable having an area of 320 mm square located at a constant eccentricity of 50 mm. The initial stress in the cable is 1000 Newton per mm square. Calculate the percentage loss of stress in the cable using for the following data. तो ये पोस्ट टेंशन मेंबर है, ठीक है, ये पोस्ट टेंशन मेंबर है और इस पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील कितनी है, 5% है। श्रिंकेज स्ट्रेन कंक्रीट है 200.4, वीव कोफिशिएंट दे रखा है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट फॉर वेव इफेक्ट भी दे रखा है, स्लिप एट एंकरेजेस भी दे रखा है, ES की वैल्यू, EC की वैल्यू भी दे रखी है। तो ये पोस्ट टेंशनिंग है, इसको आप करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हुए तो मुझे बता सकते हैं और इसको करके मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, उसके लिए आपको ये DHA क्वेश्चन सबमिट करना है। चलिए आज के लिए इतना ही।